7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। जय श्री राम बोलिए, जय हनुमान बोलिए और इस जजमेंट का, इस निर्णय का स्वागत कीजिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वक्फ एक्ट के ऊपर एक इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आज आ गया है और उसको लेकर अलग अलग स्थानों पर रोना धोना शुरू हो गया है। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे भाई लोग, यानी कि जो हिंदुत्ववादी हैं और जो वक्फ एक्ट के विरोध में खड़े हैं, उनके यहाँ भी रोना धोना हो रहा है। बड़ी अजीब बात है भाई। मैंने देखा उसको, लोगों ने ना तो वक्फ एक्ट पढ़ा, ना वक्फ एक्ट का जो ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी, ना अमेंडमेंट बिल पढ़ा, रोना धोना शुरू। अरे भाई, ये समझ लो कि ये वक्फ एक्ट जो आया है और जो ये निर्णय आ गया है, सरकार ने बहुत ही फूंकते फूंकते कदम उठाया था। हम लोगों की भी ये शिकायत थी कि भाई बहुत सारी चीजें जो है वक्फ एक्ट में भी बची हुई हैं उस करने के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये अब ये समझ लीजिए कि ये जो वक्फ एक्ट है, इसको जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने लगभग पूरा वैलिडेट कर दिया है। जी हाँ जी, लोगों को ध्यान नहीं है कि कितने सेक्शंस हैं वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल में। लोगों को ये पता ही नहीं है कि साहब कि ये जो पूरा जो वक्फ एक्ट है ये 48 सेक्शन का है, उसमें से केवल एक सेक्शन स्टे किया गया। और स्टे क्या किया गया है, उसको हल्का सा उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, हल्का सा। तो सेक्शन 3C है और सेक्शन 3C का जो 2 पार्ट है वो, जिसमें केवल कलेक्टर साहब को ये अधिकार दे दिए गए थे कि कलेक्टर साहब की रिपोर्ट के ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, कलेक्टर साहब की रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये इसको प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। तो भाई इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर पहला कदम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से साफ हो जाता है। हम लोग यही कह रहे थे बार बार कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाया जा रहा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए नहीं लाया जा रहा था क्योंकि मुसलमानों को कुछ स्पेशल राइट्स दिए हुए थे, स्पेशल एक्ट थे, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस थे। कोई स्पेशल प्रोविजंस के होते हुए कैसे लाया जाता? तो उसमें जो एक बड़ा रोड़ा था वक्फ एक्ट, वो अब लगभग दूर हो गया। पूरी तरह से तो नहीं हो गया, लेकिन अब ये पूरा का पूरा वक्फ एक्ट जो है वो, अगला कदम इसका ये होगा कि इसको जो दूसरे रजिस्ट्रेशन एक्ट है या चैरिटीज एक्ट है उनके अंदर समाहित किया जा सकता है। पूरा का पूरा चैरिटीज एक्ट बना देंगे और उसमें कोई स्पेशल प्रोविजंस एक दो जो है वो रख देंगे, हो जाएगा काम। रोना धोना क्यों हो रहा है? रोना धोना इसलिए हो रहा है कि इस्लामियों ने ये देखा कि जैसे ही जजमेंट आया तो उन्होंने सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। अब ये एक तरीका है, ये एक तकनीक है। उस तकनीक के हिसाब से या आप तो कैसा भी हो, कुछ भी हो, उसको आप सेलिब्रेट कर दो, हमारी जीत हो गई और हमारी बात जो है वो सब सिद्ध हो गई और हमारे फेवर में फैसला हो गया। और उसको सुन के हमारे जो हिंदू पक्ष वाले हैं उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया कि ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे कर सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोर्ट ने कुछ भी तो नहीं किया है। कोर्ट ने क्या किया है? कोर्ट ने केवल 3 प्रावधानों पर कुछ छेड़ाछाड़ी की है। वो 3 प्रावधान क्या है साहब? सबसे पहला जो प्रावधान है वो ये है कि साहब की ये जो 5 ईयर इस्लामिक प्रैक्टिस की कंडीशन है
ये तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि इसके ऊपर नियम नहीं बन जाते। अच्छा, कोर्ट भी थोड़ा-सा भ्रमित हो गया लगता है, क्योंकि कोर्ट ने ये नहीं देखा कि भैया ये 5 साल वाली जो इस्लामिक कंडीशन है, ये रखोगे या नहीं रखोगे, इसका अंतर इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि अब जो सेक्शन 104 था, पुराने वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 104 था, जो ये कहता था कि भई नॉन मुस्लिम भी इसमें योगदान दे सकते हैं। वो तो पहले ही ओमिट कर दिया गया, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा। और ये 5 साल वाली जो कंडीशन डाली है, कह रहे हैं कि साहब के जो रूल्स बन जाएँगे, तभी लागू होगी। तो रूल्स बना लो, किसने रोका है? रूल्स बना लो कि कैसे डिटरमिन करोगे कि ये 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उन्होंने ये नहीं कहा है कि उन्होंने इसको परमानेंट स्टे कर दिया। उन्होंने कहा जब तक भैया रूल बना लो, क्लैरिटी ले आओ और उसके बाद ये कर लो। तो इसको तो हम मानते ही नहीं कि इससे कोई हमारे ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ये सरकार के ऊपर है कि जल्दी से जल्दी इसको क्लैरिफाई कर दे, रूल्स बना ले, सेंट्रल रूल्स बना ले और स्टेट्स को गाइडलाइंस इश्यू कर दे, कैसे रूल्स बनाने, बस सारा काम हो गया। तो इससे तो कोई रोना धोना करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि मेन चीज ये थी कि पहले इन्होंने प्रावधान कर रखा था कि हिंदुओं की भी जमीन, क्रिश्चियंस की भी जमीन, बुद्धिस्ट जैन की भी जमीन जो थी वो वक्फ की जा सकती थी, जिसकी आड़ में जो शक्तिशाली लोग थे वो लोगों को धमका धमकू के और ये काम करा लिया करते थे। फिर दूसरा था साहब की डी रिकॉग्निशन ऑफ वक्फ लैंड्स ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द डिस्प्यूट विद गवर्नमेंट। ये है झगड़े की जड़। और ये कौन सा है साहब? ये है सेक्शन आपका 3(2). तो अब सेक्शन 3(2) में क्या कहा गया था? सेक्शन 3(2) में ये कहा गया था कि कोई जी गवर्नमेंट लैंड होगी तो उस पे कलेक्टर उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा, और जब कलेक्टर इंक्वायरी करके जो अपनी रिपोर्ट देगा, तो यदि वो गवर्नमेंट की मानी जाती है तो फिर उसमें वो वक्फ नहीं रजिस्टर होगी, और उसमें भी ये होगा कि भाई ये 3(2) जो है, एवरी वक्फ शैल फाइल द डिटेल्स ऑफ द वक्फ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन वाले में तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। तो कलेक्टर इंक्वायरी करेगा, कलेक्टर की इंक्वायरी में यदि वो गवर्नमेंट लैंड निकलती है तो फिर वो वक्फ की नहीं मानी जाएगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में करेक्शन हो सकेगा, जब तक कि ये ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट इसको एक सक्षम अधिकारी, जिसका नाम जो कि कमिश्नर को उन्होंने अपॉइंट किया था, वो नहीं तय कर देता। इसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई ये कलेक्टर की इंक्वायरी के बाद फाइनल नहीं होगा। कलेक्टर की इंक्वायरी पे कोई रोक नहीं है, कलेक्टर की इंक्वायरी पे कोई रोक नहीं है, ये उसके बाद फाइनल नहीं होगा। ये जाएगा भाई अब ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट तब में तक भी ये जाएगा। क्या कहा है इन्होंने? परमिटिंग द कलेक्टर टू डिटरमिन द राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज इज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एज द एग्जीक्यूटिव कांट बी परमिटेड टू डिटरमिन द राइट्स ऑफ सिटीजन। ये वैसे इनका गलत है, ये भी बता दूं आपको, क्योंकि आज भी पूरे देश में जो लैंड राइट्स हैं वो रेवेन्यू कोर्ट्स भी डिटरमिन करते हैं, और 21 स्टेट्स को छोड़ के सभी स्थानों पर जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं वो सब स्टेट सिविल सर्विस और आईएएस ऑफिसर्स द्वारा ही प्रिजाइड ओवर किए जाते हैं। तो खैर ये इन्होंने किया है, फाइनल जब आएगा तब लोग इसको पॉइंट आउट करेंगे कि साहब कि ये आपका गलत है। इनकम टैक्स देख लीजिए, इनकम टैक्स में ट्राइब्यूनल चलता है, वो सारे के सारे उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर ही होते हैं, ट्राइब्यूनल के लेवल से पहले तक वही डिसाइड करते हैं, फिर उसकी अपील होती है। तो इसमें भी ये कह रहे हैं कि भाई अपील कर दो, अपील के लेवल पे ये जाएगा और वहां पर डिसाइड होगा। खैर ये कोई खास दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि भाई मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि जो सेक्शन 5 है वो तो चेंज हो गया। सेक्शन 6 या आपका सेक्शन 5, जिसमें ये देखिए ये है कि सारे के सारे जो इंक्वायरी जो की जाती थी, जो पहले बोर्ड द्वारा की जाती थी, वो अब कलेक्टर के द्वारा की जाएगी। कलेक्टर को ही सब कुछ करना है। आगे जो सेक्शन 40 था, जो मुख्य जो इसकी दिक्कत थी,
वो क्या था, एक सेक्शन 40 हुआ करता था। उस सेक्शन 40 में बोर्ड जिसकी चाहे उसकी जमीन मार्क कर दे और अपने हाथ में ले ले। तो सेक्शन 40 डिलीट हो चुका है। उसके अलावा एक क्या समस्या थी, एक सेक्शन 104 मैंने आपको बता दिया, ये हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, नहीं नॉन मुस्लिम्स की जो जमीन थी वो वक्फ किया जा सकती थी, वो पहले हट चुका है। उस पर कुछ भी नहीं किया कोर्ट ने। उसके बाद जो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो इसमें था वो था सेक्शन 107। और 107 में क्या था कि लिमिटेशन एक्ट आया था। लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता था वक्फ एक्ट में, वक्फ एक्ट 1995 के द्वारा। तो इससे क्या होता था कि वो वक्फ बाई यूजर का प्रावधान यूज करके, अच्छा वक्फ बाई यूजर के प्रावधान को इन्होंने बड़ी जोर शोर से चैलेंज किया था। ये कहा था कि भाई वक्फ बाई यूजर जो है ये पूरे वक्फ की आत्मा है। उस वक्फ बाई यूजर के लिए कोर्ट ने कुछ नहीं कहा गया कि वक्फ बाई यूजर जो है वो प्रॉपर है, इसमें कुछ भी आर्बिट्रेरी नहीं है, क्योंकि इसको प्रोस्पेक्टिवली लागू किया गया है। तो वक्फ बाई यूजर पे कोई रिलीफ नहीं मिली, लिमिटेशन एक्ट पे कोई रिलीफ नहीं मिली। उसके बाद सेक्शन 108 और 108A है जिसमें एनिमी प्रॉपर्टीज और इवैक्यूई प्रॉपर्टीज को डील किया गया है, उस पर भी कोई रिलीफ नहीं मिली। तो भाई रिलीफ मिली कहाँ पे? खाली इतना कि भाई कलेक्टर जो है वो फाइनल अथॉरिटी नहीं होगा, हाई कोर्ट फाइनल अथॉरिटी होगा। इसमें क्या आपत्ति है भाई जनों, हमारे विद्वान हिंदुत्ववादियों, जरा ये बता दो कि भाई कलेक्टर फाइनल अथॉरिटी नहीं होके जो डिस्प्यूट में फाइनल अथॉरिटी जो है वो हाई कोर्ट होगा। और ये भी कह दिया कि थर्ड पार्टी राइट तब तक क्रिएट नहीं होंगे जब तक कि डिस्प्यूट चल रही है। इंक्वायरी कलेक्टर शुरू कर सकता है, आगे से जितने भी सर्वे होंगे वो कलेक्टर करेगा। प्रॉब्लम कहाँ है? इधर प्रॉब्लम है भाईजान, बंधुवर। चलिए, आप लोगों को भाईजान से आपत्ति हो सकती है तो मैं बंधुवर कह रहा हूं। बंधुवर, आपत्ति क्या है? सही मायने में तो ये इतना बड़ा हथौड़ा पड़ा है मुस्लिम पक्ष के जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इनका ये फाइनल फ्रंटियर था और ये फाइनल फ्रंटियर कोलैप्स हो चुका है। और फाइनल फ्रंटियर में ये समझिए कि ये एक 300 मीटर लंबा बांध था। 300 मीटर लंबे बांध की 295 मीटर जो पाल है वो ध्वस्त हो चुकी है। 295 मीटर एम्बैंकमेंट ध्वस्त हो चुका है, 5 मीटर बचा हुआ है। तो भाई पानी तो 295 से चला जाएगा ना, जो डुबोना है वो डुबो ही देगा। पूरा जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली ये मुस्लिम सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट था। वो मुस्लिम सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट न केवल ध्वस्त हो गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर भी लगा दी। इसलिए हमारे हिंदुत्ववादी भाई लोगों, प्रसन्न चित्त हो और प्रसन्न चित्त होके बाहर जाके पटाखे चलाओ। इसमें ये अवश्य आप कह सकते हैं कि साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम कोर्ट को, हम एक्ट को स्टे नहीं करेंगे क्योंकि एक्ट के देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। एक्सेप्ट कर लिया कि प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है। तो प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है तो फिर अब आगे आगे देखिए, अब आपके पास रास्ता खुला हुआ है, सरकार के पास रास्ता खुला हुआ है। आगे और भी चाहे जो भी अमेंडमेंट करे और चाहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके इसको उसी में समाहित कर दे। जय श्री राम बोलिए, जय हनुमान बोलिए और इस जजमेंट का, इस निर्णय का स्वागत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।